हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम डर्बी शू का स्टैंडर्ड तैयार करते हैं। ये आपके सामने डर्बी शू है। ये स्टैंडर्ड हमने तैयार किया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि किस तरीके से हम डर्बी स्टैंडर्ड तैयार करते हैं, तो प्लीज़ आप जाकर मेरी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज की वीडियो में गाइज हम बात करेंगे कि डर्बी शू का स्टैंडर्ड बनाने के बाद इसके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम किस तरीके से क्लिक करते हैं। तो एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को हम क्लिक करेंगे डर्बी शू के और देखेंगे कि क्या प्रोसेस होता है डर्बी शू के स्टैंडर्ड से कंपोनेंट्स को बनाने का। उसके लिए गाइज जो हमारे पास रिक्वायर्ड टूल होनी चाहिए वो आपके सामने है। पेंसिल, पेपर कटर, डिवाइडर, एक स्केल, इरेजर एंड शार्पनर, और उसके अलावा हमारे पास एक पेपर की शीट होनी चाहिए जिस पे कि हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम इट सबसे मेन जो है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड। यानी स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। चलिए, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे डर्बी शू का जो स्टैंडर्ड हमने तैयार किया है उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं। तो टोटली हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं। टो कैप है, बैम्प है, क्वार्टर है, टंग है और हमारे पास बैक स्ट्रैप है। कुछ डर्बी शू की डिज़ाइंस ऐसी भी होती हैं जिनमें बैक स्ट्रैप की जगह काउंटर होता है। तो आप काउंटर अगर देखते हैं किसी डिज़ाइन में तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि उसे कैसे निकालेंगे। जो प्रोसेस मैं आपको बैक स्ट्रैप क्लिक करने का बताऊंगा वही सेम प्रोसेस होता है। हमें काउंटर निकालने के लिए भी उसी प्रोसेस को फॉलो करना होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको बताना चाहूँगा वो ये कि यहाँ पे जैसे कि ये टो कैप वाला कंपोनेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके बाद बैम्प है, देन क्वार्टर्स है। अगर किसी भी डिज़ाइन में डर्बी के किसी भी शू में अगर आपको टो कैप नहीं दिखता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि उसमें तो टो कैप नहीं था तो वो डर्बी नहीं है। अगर आप चाहें तो बैम्प और टो कैप को मिलाकर सिंगल एक कॉम्पोनेंट भी बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको कि बैम्प और टो कैप, अगर सिंगल बैम्प है, ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे सिंगल बैम्प में काउंट होते हैं, तो उस केस में हम किस तरीके से बैम्प को क्लिक करेंगे, और अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो किस तरीके से करेंगे। ऑलमोस्ट जो तरीका है वो सेम ही है, बट फिर भी आप लोग कंफ्यूज ना हो उस चीज़ को क्लियर करते हुए मैं चलूँगा। चलिए, सबसे पहले गाइस हम टो कैप को देखते हैं, टो कैप निकालते हैं। टो कैप किस तरीके से हम टो कैप का कंपोनेंट क्लिक करेंगे। उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने ये टॉप लाइन, ये वाली लाइन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाली जो टॉप लाइन है जहाँ पे कि हमने लेसिंग मार्जिन दिया हुआ था, बाय मिस्टेक लास्ट वाली वीडियो में मैंने इस स्टैंडर्ड को इस वाली लाइन से कट कर दिया था, यानी क्वार्टर की टॉप लाइन से कट कर दिया था। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको ये टॉप लाइन से ही इसे क्लिक करना है, क्योंकि जब हम बैम्प की मार्किंग करते हैं या फिर बैम्प की कह सकते हैं कि बैम्प को जब हम कटिंग करने के लिए उसे ट्रेस करते हैं तो वो उसकी आउटर वाली लाइन से करेंगे, ना कि इस वाली लाइन से। तो ये वाली लाइन जो है हमारे सिर्फ क्वार्टर्स के लिए है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टो कैप बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारी जो एक्सिस लाइन है टो कैप की, ये वाली जो एक्सिस लाइन है, इस एक्सिस लाइन को हमें मीट कराना है अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इस तरीके से आप मीट करा देंगे। मीट कराने के बाद टो कैप को हमें ड्रॉ करना है केयरफुली। इनसाइड और आउटसाइड की मार्किंग देना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रफली हमें एक टो कैप का जो पैटर्न है वो हमने यहाँ पर ट्रेस कर लिया है। अब हम इसे फ्री हैंड ये सारी लाइंस जो हैं उन्हें ड्रॉ करेंगे। गाइस, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन हमारी है जो कि एक्सिस लाइन पे टच हो रही है, ये वाली लाइन टो कैप की, तो ये हमें इंश्योर करनी है कि ये हमारी 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए इन द बिगिनिंग।
ये वाली जो लाइन है ये 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, बिकॉज कि अभी जब हम इस टो कैप के कंपोनेंट को अनफोल्ड करेंगे तो उस केस में अगर इसका एंगल ज़रा सा भी इनसाइड या आउटसाइड में हुआ तो आपका जो टो कैप का सेंटर पार्ट होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा, वो बिल्कुल ही बेकार निकल के आएगा, वो यूनिफॉर्म नहीं आएगा, कर्व में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को क्लिक करने से पहले आपको इंश्योर करना है कि ये जो लाइन है हमारी वो एक्सिस लाइन के 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। ओके गाइस, चलिए जहां भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लाइन मेरी इधर उधर है, उसे आप फ्री हैंड उसे कर्व की शेप देते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप स्टैंडर्ड में देख सकते हैं कि जो स्टिचिंग है वो हमें कहाँ शो हो रही है, टो कैप पे, यानी ये हमारा टो कैप का कंपोनेंट है, इस पे हमें स्टिचिंग शो हो रही है। इट मींस कि जिस कंपोनेंट पे स्टिचिंग दी हुई है उसमें हमें अंडरले अलाउंस नहीं देना है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाले या फिर पीछे वाले आगे वाले जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनमें हमें अंडरले अलाउंस देना है, लेकिन जिस पे स्टिचिंग शो की हुई है हमने उस पर हमें अंडरले अलाउंस नहीं देना है। अगर इसमें अंडरले अलाउंस आप नहीं देना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इस एज को नेट कट कर सकते हैं, नेट इन द सेंस कि जो जैसी एज आपको दिख रही है वही सेम मटेरियल में भी एज आपको दिखेगी बिना किसी ट्रीटमेंट की। यानी अगर आप चाहें इस एज को थोड़ा सा ब्यूटीफाई बनाना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है, बिकॉज लग क्या रहा है, ऐसा ही होता है जब भी हम लेदर में कटिंग करते हैं कंपोनेंट्स की, तो रॉ एज से जो लेदर के फाइबर्स हमें दिखते हैं वो थोड़े से अच्छे नहीं दिखते। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ 5 mm का इस पे फोल्डिंग मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये 5 mm का फोल्डिंग मार्जिन ऐड कर दिया है। मार्जिन ऐड करने के बाद मार्जिन या फिर इसे हम अलाउंस भी कहते हैं, 5 mm फोल्डिंग अलाउंस, जो कि 4 to 5 mm होता है। अब इसके बाद एक्सिस लाइन पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की थी उस पे स्केल को रखना है और बिल्कुल लाइट हैंड से यानी हल्के हाथ से हमें पेपर कटर को इसके ऊपर चलाना है। नाइफ को फोर्स लगाकर नहीं चलाना है, अदरवाइज़ क्या होगा, पेपर दो हिस्सों में कट जाएगा। हमें उसे काटना नहीं है, हमें जस्ट उसमें हल्का सा एक कट लगाना है। कट लगाने का ये फ़ायदा है कि हम इजीली इसे सेंटर लाइन से यानी एक्सिस लाइन से, ये वाली जो हमारी सेंटर लाइन एक्सिस लाइन थी वहाँ से कट लगाने के बाद हम इसे इजीली फोल्ड कर सकते हैं। कट लगाने के बाद हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, देन हमें इसकी कटिंग करनी है जहाँ से हमने इसमें अलाउंस ऐड किया है उस पोर्शन से। सिंपली इस तरीके से अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कर्व में है, ये भी फ्रंट से कर्व में है, तो इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। नेक्स्ट इसके बाद स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड की भी मार्किंग दी थी। ये हमारी इनसाइड वाला कट है और ये आउटसाइड है, तो इसे भी हमें ट्रांसफ़र करना होगा। इनसाइड की मार्किंग हमने ऑलरेडी दी हुई थी, सिर्फ इसे फ्री हैंड आगे बढ़ाते हुए हम विद कर्व इसी लाइन से इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद अभी ये मेरी आउटसाइड और इनसाइड दोनों ही सेम लेंथ में है, तो इसे सबसे पहले इसे कट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी अब इनसाइड है जहाँ पे मैंने इनसाइड की नॉच दी हुई है, और ये हमारी आउटसाइड। क्लियर। इसके बाद जहाँ से हमारा मार्जिन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमें चैम्फर्स देने होते हैं छोटे छोटे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो दे भी सकते हैं और नहीं भी, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन देते हैं तो इससे ये फ़ायदा है कि कहाँ से किस पॉइंट से हमें फोल्डिंग करनी है और कहाँ तक करनी है उसके थोड़ा सा क्लियरेंस हमें मिल जाएगा। इसके बाद जो हमने अलाउंस ऐड किया था उस अलाउंस में 2 कट लगाएंगे। 2 कट इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब भी ये पैटर्न्स ट्रेस किए जाएंगे मटेरियल पे तो इनकी मार्किंग देने के लिए कि कहाँ से
किस कंपोनेंट को कितना फोल्ड करना है उस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग जो हमारे अलाउंसेस होते हैं, मार्जिन्स होते हैं, उन्हें हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन यानी कि कट लगाते टाइम, स्लॉट्स बनाते टाइम हमने 2 पैरेलल लाइन बनाई हैं। उस केस में हो सकता है कि जो वर्कर है या फिर जो भी इस मार्जिन को ट्रेस करेगा या इसकी मार्किंग कंपोनेंट पे करेगा, तो उस केस में फोल्डिंग करते टाइम कन्फ्यूज़न हो सकती है कि किस लाइन से हमें फोल्ड करना है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम जो लाइन हमने बनाई है गैप क्रिएट करने के लिए, उसी साइड में हम एक वी कट का नॉच लगा देंगे। इस तरीके से ये हमने वी कट का नॉच लगा दिया है यहाँ पे। अब इससे ये क्लियर रहेगा कि हमारी जो रियल लाइन है, वो एक्चुअल लाइन है, वो आगे वाली है, ना कि पीछे वाली। ओके गाइस, इसके बाद हमें देनी होती है सेंटर नॉच। ये सेंटर नॉच बनाने के बाद ऑलमोस्ट हमारा कंपोनेंट जो है वो रेडी है। ये सेंटर नॉच देने के लिए, जब सेंटर नॉच आप बनाएंगे तो उसके लिए हाफ जो सेंटर नॉच की लेंथ रहेगी वो मार्जिन में जाएगी और हाफ कंपोनेंट पर आएगी। सो नाउ टो कैप कंपोनेंट इज रेडी। सिर्फ इसमें एक सेंटर नॉच और लगानी है। ये हो गई। ये हमने सेंटर मार्किंग जो दी थी यहाँ पे पीछे की साइड में मार्जिन में, ये जब हम दूसरे कंपोनेंट को ओवरलैप करके इसे कनेक्ट करेंगे तो उस केस में सेंटर टू सेंटर मैच करना आसान रहेगा। और ये हमारी सेंटर नॉच है जो कि डायरेक्शन को दिखाएगी कि जब हम अपर बनाएंगे या फिर कंपोनेंट्स को अटैच करेंगे तो उस केस में किस तरीके से जो डायरेक्शन होता है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। कंपोनेंट हमारा रेडी है। अब इस पर एडिटिंग कर देंगे हम कि कंपोनेंट का नाम क्या है वो हम इस पर लिख देंगे। उसके बाद साइज़ क्या है 6। लास्ट, किस लास्ट पे हमने ये डिज़ाइन किया है वो भी मैंडेटरी है, वो भी आप लिख दीजिए। इसके बाद ये अपर है तो अपर भी हमें मेंशन करना है, डर भी अपर कर देते हैं जिससे कि ये क्लियर रहेगा ये अपर के कंपोनेंट्स हैं ना कि लाइनिंग के। ठीक, ये हमारा टो कैप रेडी है, इसे साइड में रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट हम क्लिक करेंगे वो है हमारा बैम्प। चलिए, बैम्प को क्लिक करने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। गाइस, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये है कि बैम्प निकालने के कई तरीके होते हैं, कई मेथड्स होते हैं, बट जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा बेटर है, जिसके थ्रू हम बहुत अच्छी तरीके से बैम्प को क्लिक कर सकते हैं विद सो मच परफेक्शन, तो वही तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा, वही मेथड बताऊँगा विच इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। चलिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने ड्रॉ की है उस पर सिंपली सबसे पहले हमें ये जो हमारी टंग वाली यानी इन स्टेप पॉइंट वाली लाइन है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने 2 पॉइंट मार्क किए हुए हैं, वी और टी। जो टंग वाला पॉइंट है हमारा उसे मैंने टी नाम दिया है और वैम पॉइंट है हमारा उसे मैंने वी नाम दिया है। तो वी और टी पॉइंट वाली जो लाइन है उसे हम अपनी एक्सिस लाइन पे मीट करेंगे, उसमें मिलाएंगे। उसके बाद हमें टंग को ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप एक पहले पॉइंट मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो स्लॉट्स आपने कट किए हैं उसमें हम यहाँ पे टंग को ड्रॉ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ टंग को ड्रॉ करना है, उसके अलावा किसी और कंपोनेंट को हमें बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना है। टंग को हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब इस पोर्शन तक इसे ड्रॉ करने के बाद जस्ट इसी के 1-2 mm नीचे यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, यानी किसी भी शार्प टूल से इसे होल्ड करेंगे। एक शार्प ऑब्जेक्ट लेके पेन या पेंसिल,
तो इस तरीके से इसे हम इंटैक्टिंग पॉइंट के पास इसे होल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम इसमें फर्स्ट रोटेशन देंगे। इसे रोटेशन भी कह सकते हैं या फिर हम इसे स्प्रिंग भी कह सकते हैं, तो दोनों चीज़ इसे कह सकते हैं। चलिए, फर्स्ट स्प्रिंग या फिर फर्स्ट रोटेशन पॉइंट जो हमारा होगा वो ये होगा। ओके, इस जगह ये वाला हमारा फर्स्ट स्प्रिंग पॉइंट है। यहाँ प्रेस करेंगे। अब जो हमारे आगे वाली जो बैम्प जो लास्ट पॉइंट है, टो पॉइंट, जहाँ पे कि ए डैश मैंने लिखा हुआ है, तो ए डैश वाले पॉइंट को हम मीट करेंगे रोटेट करते हुए स्लोली अपनी एक्सिस लाइन पे। अब इस एक्सिस लाइन पे जब हम इसे मीट करते हैं तो यहाँ पे इसके बाद हमें जो ड्रॉ करना है वो है हमारा रिमेनिंग पोर्शन, ये वाला, ये एल शेप में जो कट है उसे हमें ड्रॉ करना है, और बाकी का हमें बैम्प का जो आउटलाइन है उसे भी ड्रॉ करना है बिल्कुल यहाँ तक। बिल्कुल इस पॉइंट तक हमें बैम्प की आउटलाइन को ड्रॉ करना है। अब आप देख सकते हैं जब हमने फर्स्ट स्प्रिंग यानी फर्स्ट रोटेशन लेने के बाद ए डैश पॉइंट को एक्सिस लाइन से मीट किया था, उस केस में हमें यहाँ पे कुछ गैप देखने को मिलेगा। ये वाला जो गैप है, ये गैप एक्चुअली नहीं होना चाहिए। अगर आ रहा है तो हमें इस गैप को कम करना है, यानी कि जितना गैप हमने इसे दिया, यहाँ ऊपर दिया है, इसे हमें रिकवर करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारा स्प्रिंग पॉइंट या फिर रोटेशन पॉइंट आएगा वो आएगा ए डैश पे। ठीक है, जो सेकंड स्प्रिंग पॉइंट आएगा, अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड को होल्ड करना है, और अब बी पॉइंट यानी बैम पॉइंट को हमें अपनी एक्सिस लाइन से मीट करना है। सिंपली इस तरीके से हमने इसे मीट कर दिया है, एज यू कैन सी हियर। देन उसके बाद गाइज हमें इसे ड्रॉ करना है। जो हमारी लास्टिंग लाइन है, जो फेदर लाइन है, उसे हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी आपको एक ध्यान रखना है, वो ये है, एक बात का ये ध्यान रखना है कि जब हम फेदर लाइन को ड्रॉ करेंगे सेकंड रोटेशन के बाद, तो ये कम्प्लीटली हमें पूरा यहाँ तक ड्रॉ नहीं करना है। रीज़न क्या है कि अभी ये जो गैप हम लोगों ने दिया था वो तो हमने कम कर दिया, बट ये वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी हमारी आगे हो जाती है। उस केस में जो हमारा ये इंटैक्टिंग पॉइंट है उसके जस्ट नीचे जो लाइन आ रही है वहाँ पे मैंने एक वाई पॉइंट बनाया हुआ है। वाई पॉइंट यानी कि ये इस जगह पर, ठीक है। वाई पॉइंट पे हम इसे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद अगेन हम इसे प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी इनसाइड की मार्किंग नहीं दी है, तो वो भी मैं पहले यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, आप भी मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने इसे होल्ड किया, एज यू कैन सी हियर कि ये वाला जो वाई डैश पॉइंट है मैंने यहाँ फेदर लाइन पे इसे होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद मैं अगेन इसमें एक रोटेशन दूंगा। रोटेशन में मुझे क्या करना है, जो हमारा वी और टी लाइन थी, जो वी पॉइंट और टी पॉइंट था, उसे अगेन हमें अपने एक्सिस पॉइंट से मीट कराना। वी और टी को नहीं, ओनली टी पॉइंट को, ठीक है। तो ये टी पॉइंट एज यू कैन सी हियर, ये जो हमारा टी पॉइंट है दैट इज ऑन द एक्सिस लाइन राइट नाउ। उसके बाद हम यहाँ पे एक इस तरीके से कट लगा देंगे हल्का सा। अब ये बैम्प हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है कंप्लीटली। इसके बाद नेक्स्ट ये वाली लाइन है हमारी, यहाँ तक ये हमारा बैम्प आएगा। रफली हमें हाथ से इसे कर्व की शेप में लेकर आना है। ये कट हमने इसीलिए लगाया था जिससे कि हमें पता चल जाए कहाँ से हमें इसे कर्व की शेप में लेकर आना है। इस तरीके से हम इसे मीट करेंगे।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें लास्टिंग मार्जिन अंडरले अलाउंस हमें ऐड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ स्टैंडर्ड में कि स्टैंडर्ड में हमारे पास ये बैम्प है और ये क्वार्टर है। तो क्वार्टर पे हमने स्टिचिंग शो की है। इट मीन्स कि हमें जो अंडरले अलाउंस देना होगा वो हमें बैम्प में इस वाली साइड में देना होगा। चलिए, तो अंडरले अलाउंस जो होता है गाइज वो होता है हमारा 9 to 10 mm। मोस्टली आप 9 mm या फिर 10 mm जो आपको सूटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं। और लास्टिंग अलाउंस और फोल्डिंग अलाउंस जो होता है हमारे, वो वेरी भी करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ पे भी उन्हें हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 9 mm लिया है। तो 9 mm अंडरले अलाउंस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे कि हमारा टंग पॉइंट एंड हो रहा था। सो हेयर नाउ आवर बैम्प इज़ ऑलमोस्ट रेडी। इसके बाद जस्ट हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने टो कैप में किया था। इसे अनफोल्ड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अनफोल्ड करने के लिए पेपर पे हाफ कट लगाएंगे। लाइट हैंड से नाइफ हमें यूज़ करना है। सिंपली इसे अनफोल्ड करना है। अनफोल्ड हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद इसकी कटिंग करनी है। केयरफुली इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते टाइम केयरफुली आपको ब्लेड का यूज़ करना है, नाइफ का यूज़ करना है। किसी भी तरीके की हड़बड़ी आपको नहीं दिखानी है, अदरवाइज़ कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। आपकी उंगली कट सकती है, हाथ कट सकता है। सो ग्रेजुअली, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो धीरे धीरे क्लिकिंग नाइफ आपको चलाना है। इसके बाद सेंटर नॉच यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद ये हमारी जो इनसाइड की मार्किंग है इसे भी हम ओपन कर लेंगे। इनसाइड आउटसाइड का जो डिफरेंस हमें देना है उसे भी हम अपने कंपोनेंट में इस जगह देंगे। उसके बाद हम यहाँ चैम्फर बनाएंगे। और जो लास्टिंग वाली लाइन हमने लास्टिंग अलाउंस जो दिया था उसे स्लिट्स के साथ ओपन करेंगे।
एज यू कैन सी हियर गाइस, ये बैम्प कंपोनेंट हमारा रेडी है। इससे पहले गाइस हमने जो क्लिक किए थे वो हमारी टो कैप थी। इन केस अगर आपको टो कैप अलग से सेपरेट चाहिए, मैंने ये बैम्प पूरा आपको क्लिक करके यानी कि पूरा सिंगल कंपोनेंट इसलिए दिखाया है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपने टो कैप बनाई है तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ जो बैम्प है वो इस पोर्शन तक लेना होगा, यानी इस लाइन तक आपका बैम्प निकल कर आएगा। बाकी पूरा बैम्प आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टो कैप नहीं बनाई है और ये सिंगल कंपोनेंट बनाया है, ये पूरा का पूरा आपका बैम्प कंसीडर अगर आप इसे कर रहे हैं तो उस केस में इस तरीके से आपका बैम्प जो है बनकर आएगा। क्लियर? तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। इन केस अगर टो कैप है तो कैसे बनाना है, और सिंगल बैम्प है तो किस तरीके से हमें उसे क्लिक करना है। चलिए बाकी की डिटेलिंग हम इसमें कर लेंगे। ये अंडरले अलाउंस है हमारा, अंडरले, इसकी मार्किंग हमने ओपन कर दी है। इसके बाद कंपोनेंट का नाम लिखेंगे बैम्प, साइज, लास्ट एंड अपर डरबी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो कंपोनेंट हमने रेडी कर लिए हैं। एक है हमारा बैम्प और दूसरा है हमारा टो कैप। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट को क्लिक करते हैं और वो है हमारे पास टंग। बिकॉज कि मैंने जब ये स्टैंडर्ड बनाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि टंग को भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ये एक जो मैंने बैम्प बनाया है, अभी जो इससे पहले बैम्प बनाया है, उसमें टंग हमारी इनबिल्ट है, यानी इसके साथ ही हमने टंग को क्लिक किया है। इन केस अगर आपको टंग अलग से बनानी है तो उस केस में ये एक जो कट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो कट हम लोगों ने फर्स्ट टू आईलेट्स के बीच में जो कट लगाया हुआ है, उस कट से हम टंग को सेपरेट करेंगे। अगर आप इस साइड से टंग को अलग करते हैं तो उस केस में हमारा जो बैम्प है वो सिर्फ यहाँ तक रहेगा, उसके आगे हमारा टंग का कंपोनेंट कंसीडर किया जाएगा। तो टंग को बनाने के लिए सिंपली हमें अगेन एक लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारी जो एक्सेस लाइन है गाइस, जो टंग वाली लाइन है, उसे हमें लाई करना है अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन पे जिसे हमने अभी ड्रॉ किया है। उसके बाद टंग के कंपोनेंट को हमें ट्रेस करना है। सिंपली इस तरीके से टंग के कंपोनेंट को हमने यहाँ ट्रेस कर लिया है एंड फ्री हैंड हम लोगों ने इसको कर्व की शेप दी है। अगेन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैंने अभी पॉइंट आपको बताया था कि ये हमारा स्टार्टिंग में 90 डिग्री होना चाहिए कंपोनेंट की जो स्टार्टिंग वाली लाइन होती है। अदरवाइज़ ये मिरर जब हम इसे करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, तो उस केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसी के और सेम चीज़ हम टंग के केस में यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर ये लाइन आपने यहाँ से स्ट्रेट कर ली तो भी ठीक है, अगर स्ट्रेट नहीं करना चाहते हैं तो भी। अगर आपने टंग में स्ट्रेट की है तो जब आप इस बैम्प को इस पॉइंट से सेपरेट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको इस लाइन को स्ट्रेट करना पड़ेगा, जैसे कि आपने टंग में किया है। सिंपली इसके बाद हल्का सा कट लगाएंगे पेपर पे, हाफ कट लगाने के बाद अगर आपको यहाँ पे इसमें 5 mm फोल्डिंग अलाउंस ऐड करना है टंग में तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्टिचिंग है वो हमारे बैम्प पे है। इट मीन्स कि जो टंग वाला कंपोनेंट होगा उसमें हमें अंडरले अलाउंस ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसमें 10 mm अंडरले अलाउंस ऐड कर लेता हूँ।
और फोल्डिंग अलाउंस मैंने इसमें नहीं दिया है तो मैं इसे नेट कट करूँगा। इन केस अगर आपने फोल्डिंग अलाउंस इसमें ऐड किया है 4 to 5 mm तो आप उस लाइन से इसे कट करेंगे। यहाँ से ये चैम्फर्स को मैं ओपन करूँगा। उसके बाद अंडरले की जो मार्किंग मैंने दी है उसे भी मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। एज यू कैन सी हियर कि हमारी जो टंग है, हमारी टंग का कंपोनेंट ऑलमोस्ट रेडी है। सिर्फ इस पे नाम जो भी डिटेलिंग है वो हमें करनी है। कंपोनेंट का नाम है टंग, साइज है 6, लास्ट है STD G1 और ये अपर का कंपोनेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा क्वार्टर। क्वार्टर को सबसे पहले ट्रेस करते हैं। जहाँ जहाँ से हमने इसके स्लॉट्स बनाए हैं और जहाँ तक हमारा क्वार्टर का कंपोनेंट है वहाँ तक हम इसे ट्रेस करेंगे। इंटेक्टिंग पॉइंट की मार्किंग भी देंगे। उसके बाद आईलिड्स की मार्किंग भी देंगे। आईलिड्स की मार्किंग अगर आपने ओपन नहीं की है तो उस केस में कोई भी शार्प टूल लेकर आप इसका आईलिड्स का इम्प्रेशन अपने कंपोनेंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब फ्री हैंड हमें इस क्वार्टर को कर्व की शेप देनी है। ये इंटेक्टिंग पॉइंट है। ये यहाँ पे हमने आईलिड्स बनाए हैं। आईलिड्स का इंप्रेशन भी हमने कंपोनेंट्स पर ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट काम हमें करना है वो ये करना है, आप स्टैंडर्ड में देख सकते हैं कि काउंटर जो क्वार्टर हमने बनाया है वो बिल्कुल पीछे तक बनाया है, यानी जो बैक कर्व है वहाँ तक हमने लिया है। तो इसके बाद हमें इसमें 2 mm सीम अलाउंस ऐड करना पड़ेगा और जो टॉप लाइन है हमारी वहाँ पे हम 5 mm फोल्डिंग अलाउंस ऐड करेंगे। आप 5 mm डिवाइडर में फिल कीजिए और इस जगह से, इस पॉइंट से 5 mm फोल्डिंग अलाउंस ऐड कीजिए। इसके बाद गाइस इसके बैक कर्व पे हमें
2 to 3 mm सीम अलाउंस भी ऐड करना है। इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। और ये हमारी सीम अलाउंस वाली मार्किंग है, तो इसे भी हम ओपन कर लेंगे। अब इस मार्किंग को ओपन करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको स्लिट्स ही या फिर स्लॉट्स ही बनाने हैं। आप सिंपली किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का या फिर शार्प टूल का यूज़ करके इनकी मार्किंग को ओपन कर सकते हैं। बस हमें इतना स्पेस क्रिएट करना होता है कट में, जिससे कि कोई भी मार्किंग टूल, पेन, पेंसिल हम इसमें इजीली चला सकते। इसके बाद इंटरेक्टिंग पॉइंट की मार्किंग भी ओपन करेंगे। यहाँ पे चैम्फर देंगे। ये हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया। क्वार्टर, साइज 6, लास्ट, STD-G1 एंड अपर। ठीक है, नाउ द लास्ट component we have, that is back strap। बैक स्ट्रैप, अगर आपने अपने डरबी के स्टैंडर्ड में बैक स्ट्रैप की जगह अगर इस तरीके से काउंटर बनाया हुआ है तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम मेथड, जिस मेथड को मैं बताऊंगा आपको बैक स्ट्रैप किस तरीके से निकालेंगे, उसी मेथड से हम काउंटर को भी निकालेंगे। ठीक है, अगर आपने काउंटर बनाया है तो वही मेथड यूज़ करके आप काउंटर भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो गाइज हमें ये मेज़र करना है कि मेज़र नहीं करना, सॉरी, सबसे पहले तो हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें अपनी बैक हाइट, यानी जो हमारी बैक हाइट पॉइंट है, वह बैक हाइट पॉइंट का हमें 2/3 लेना है। जो हमारी बैक हाइट थी, बैक हाइट का हमें 2/3 लेना है, और 2/3 लेने के बाद हमें उसमें एक सीट पॉइंट की साइड में एक पॉइंट मार्क करना है। सीट पॉइंट की साइड में हमें एक पॉइंट मार्क करना है। मैं इसे मेज़र करता हूँ तो ये मेरी जो टोटल कैलकुलेशन निकल के आ रही है वो आ रही है 54 mm समथिंग। तो मैं यहाँ पे 55 mm पे एक पॉइंट मार्क करूँगा यहाँ पे।
सो ये है हमारा 55 पॉइंट mm पे। अब इस लाइन पे हमें अपनी जो हमारा बैक स्ट्रैप का जो पॉइंट है, जहाँ से बैक स्ट्रैप स्टार्ट हो रही है, वहाँ से लेकर 55 mm पे उसे टच करना है। टच करने के बाद इसे यहाँ से हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे और आगे की जो शेप है उसमें जो स्लॉट्स हमने बनाए हैं वहाँ से भी हम इसकी मार्किंग ले लेंगे सिंपली। ठीक है, और फ्री हैंड अगेन वही काम करेंगे। इसकी टॉप लाइन पे जो टॉप साइड है, बिकॉज कि हमने क्वार्टर वाला कंपोनेंट जब बनाया था तो क्वार्टर में हम लोगों ने 5 mm फोल्डिंग अलाउंस ऐड किया था, तो सेम कंडीशन है इसमें भी हम 5 mm फोल्डिंग अलाउंस ऐड करेंगे जिससे कि ये टॉप लाइन हमारी यूनिफॉर्म रहे। तो यहाँ पे मैं 5 mm फोल्डिंग अलाउंस ऐड कर देता हूँ। 5 mm फोल्डिंग अलाउंस ऐड करने के बाद जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की थी उस लाइन से हम इसे अनफोल्ड करेंगे। अनफोल्ड करने के बाद अब ये जो हम वी कट हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, ये जो वी कट शेप आएगी यहाँ पे, इसमें हमें 2 to 3 mm एक सीम अलाउंस ऐड करना है। 2 to 3 mm एक सीम अलाउंस हम इसमें ऐड करेंगे जिससे कि हम इसकी स्टिचिंग कर सकें। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। एज यू कैन सी हेयर, ये हमारा बैक स्टेप वाला कंपोनेंट रेडी है। अब जो हमारी फोल्डिंग मार्किंग है वहाँ पे हम एक स्लॉट बनाकर इस मार्किंग को ओपन कर लेंगे। जिस तरीके से गाइस मैंने ये बैक स्टेप का कंपोनेंट बनाया है, सेम इसी मेथड के थ्रू 2/3 बैक हाइट लेकर एक पॉइंट मार्क करेंगे और जहाँ पर भी आपके मेजरमेंट आ रहे हैं उस हिसाब से उसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। चलिए इस पे नाम लिख देते हैं। ये है हमारी बैक स्टेप, साइज है 6 और लास्ट है STD G1। ये है अपर का कंपोनेंट। क्लियर? ये 5 mm हमारा फोल्डिंग अलाउंस और ये 2 mm है हमारा सीम अलाउंस। ठीक, सो नाउ वी हैव completed or we have clicked are all the components of the derby shoe standard। आई कैन शो यू, आप देख सकते हैं कि ये हमारा डर्बी शू का स्टैंडर्ड है जो हमने तैयार किया था। उसके बाद हमने इसके सारे कंपोनेंट्स बनाए हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारी टो कैप। टो कैप को अगर हम यहाँ रख के से प्लेस करेंगे तो ये होगी हमारी टो कैप। उसके बाद ये है हमारा बैम्प। मैंने आपको ये भी बताया था सेपरेट टंग निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, विद बैम्प निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ये हमारी टंग है। देयर आफ्टर इसके बाद आएगा हमारा ये क्वार्टर। ये हमारा क्वार्टर है, इस तरीके से हम इसे प्लेस करेंगे। सो दिस इज आवर क्वार्टर। क्वार्टर के बाद देयर आफ्टर उसके बाद हमारे पास ये है बैक स्ट्रैप, जो कि बैक स्ट्रैप जब स्टिच कर देंगे हम दोनों को और क्वार्टर्स को, उसके ऊपर से हम इस तरीके से बैक स्ट्रैप को अटैच कर देंगे।